Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video, we are going to discuss GSSB PGT Physics exam question solved questions that was held on जून 2021 में जो हुआ है वो एग्ज़ाम पेपर है। ये इससे पहले मैं इसकी कुछ वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, सो यू कैन वॉच इट। इसकी एक अलग प्लेलिस्ट है and this is the next video. Let's focus to the question. Next our question is calculate the total work done in bringing a charge of 5 into 10 to the power minus 7 coulomb from infinity to a point which is 10 centimeter away from charge this. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम का चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। और उसके ये एक चार्ज दिया है, इसके अराउंड 10 सेंटीमीटर तक हमने दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे लेके आना है। और जो दूसरा चार्ज पार्टिकल हम यहाँ लेके आ रहे हैं वो कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से। सो अब जब पहले से ही कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पड़ा है तो उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, ठीक है। और अगर दूसरे चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ लेके आएंगे तो हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा उसके अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो टोटल वर्क डन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हम इस चीज़ को कैसे निकाल सकते हैं, देखो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे Q1 Q2 डिवाइड बाय R, ठीक है। सो ये फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला हम वर्क डन का क्या निकालेंगे, Q1 Q2 बाय R। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ पे K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। SI यूनिट में जो हम K की वैल्यू लेते हैं वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लेते हैं, और CGS यूनिट में इसकी वैल्यू क्या लेते हैं हम 1। और Q1 Q2 हमें दो चार्जेस गिवन हैं, उनकी वैल्यू यहाँ हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, 5 इंटू 10 टू द पावर 7 एंड 3 इंटू 10 टू द पावर 9। सो दो ये चार्जेस गिवन है, इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। आर डिस्टेंस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने उसको मीटर में चेंज कर लिया, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके। एंड अब देखो 10 टू द पावर माइनस 9 और माइनस 9, 10 टू द पावर 0 हो जाएगा यानी कि 1, और 9 इंटू 5 इंटू 3 हो जाएगा 135, और पावर्स करेंगे तो -7 है, और ये नीचे -2 है, ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो इट विल बी -6, ठीक है। और एक ये वाला 10 भी है, तो इससे 10 की पावर -6 हो जाएगा। सो आंसर में हमें 10 टू द पावर -4 गिवन है, तो -4 बनाने के लिए मैंने 2 इसको पॉइंट को शिफ्ट किया यहाँ, तो 1.35 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल हमारा इस टाइप से इसका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिकल वेव। सो हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, साउंड वेव, सिस्मिक वेव्स, लाइट वेव एंड वाटर वेव, एंड वी हैव टू टेल दैट कि कौन सी इसमें से मैकेनिकल वेव नहीं है। सो देखो हमें +1 +2 में लाइट वेव अलग से ही बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हम बात करते हैं, ठीक है। तो लाइट वेव का सबको पता है कि लाइट वेव जो है वो EM वेव है, वो मैकेनिकल वेव नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाइट वेव। अदर देन साउंड वेव, उसको भी मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, सिस्मिक वेव्स, वाटर वेव्स, ये सारी क्या है, मैकेनिकल वेव्स हैं। सो ओनली लाइट वेव हियर इज EM वेव, दैट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। सो हमें यहाँ पे मास दिया हुआ है 500 ग्राम क्या ऑफ वाटर गिवन है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि 500 ग्राम ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हमें चार्ज पता चल जाएगा तो क्या फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू एन ही हमारे पास होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो अगर हमें एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहाँ कर देंगे, ई की वैल्यू हमें पता है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना नेगेटिव चार्ज 500 ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट कि 500 ग्राम ऑफ वाटर में एन की वैल्यू क्या है, कितना नंबर ऑफ चार्ज या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स उसमें प्रेजेंट है। यही होता था ना जब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ते थे, एन क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमें जस्ट एन की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करनी है, देन हम क्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखो 500 ग्राम ऑफ वाटर में कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, देखो मास हमें गिवन है 500 ग्राम,
और H2O का मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकालें तो हमारे पास 18 ग्राम आएगा। 2 हाइड्रोजन का प्लस 16 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होगा, तो 16 + 2 18 ग्राम वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है। तो 18 ग्राम के H2O में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 1 ग्राम H2O में कितने होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 18। और 500 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इस वाले टर्म को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻25। सो 500 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ रहे हैं? 1.67 इंटू 10⁻25। अब हर मॉलिक्यूल में H2O का अगर हम मॉलिक्यूल देखें तो एक मॉलिक्यूल में कितने चार्ज होंगे? देखो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और 2 हमारे पास हाइड्रोजन है, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास? 10 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में। तो इतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट करना, तो हम इलेक्ट्रॉन ही देख रहे हैं। तो इतने में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा हमारे पास। सो फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू NE। एन की वैल्यू जो निकली थी हमने वो रख दी यहाँ पे और 10 से उसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल में, तो इतने मॉलिक्यूल में इसके लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻, क्या होती है? -19। सो Q विल बी 1.67 इंटू 1.6 और ये क्या आ गई? 25 और एक 10 और है, 10⁻26 हो जाएगी। 26 - 19 इट विल बी 7। तो पावर क्या आ जाएगी? 7। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 2.67 इंटू 10⁻7 कूलम ऑफ चार्ज। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया? 2.67 इंटू 10⁻7। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट हेयर. Now moving to our next question. It is again an interesting question. What is the electric potential energy between two charges 5 microcoulomb and 3 microcoulomb are placed at a distance 16 centimeter away from each other? अब ये वही बात आ गई जो अभी मैंने क्लियर की थी कि हम इन्फिनिटी से चार्ज लेके आ रहे हैं और उसके वर्क डन कर रहे हैं। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी हमारे पास एक यही होता है, -k Q1 Q2 डिवाइड बाय R। तो सिंपली हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। 9 इंटू 10⁻9। Q1 क्या दिया हुआ है? 5। Q2 क्या दिया हुआ है? 3। सॉरी, यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा, ये माइनस हमारे पास, ये -3 था, इसका माइनस मैंने आगे लगा दिया। और ये माइक्रो कूलम में दिए हुए थे, तो 10⁻⁻6 का, इसका 10⁻⁻6 इसका, तो क्या आ जाएगा? 10⁻⁻12 डिवाइड बाय R, यानी कि 16 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको मीटर में चेंज करने के लिए। देन वी विल कैलकुलेट, ये क्या आ जाएगा? 9 इंटू 5 इंटू 3 135 आ जाएगा। और 9 और ऊपर 10 में क्या है? 9 और -12, तो इट विल बी -3 और नीचे से -2 है, वो ऊपर जाके +2 हो जाएगी। सो ये पावर्स को कैलकुलेट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नीचे 160। ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.84 जूल। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो निकल के क्या आ रही है? -0.84 जूल। सो हेयर ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट. Next question, the electric field of an electric dipole at a point on the equatorial plane for r greater than a is. So ये 12th में हम डायरेक्ट आर्टिकल इसका करते हैं कि एक डाइपोल है -q एंड +q, और डाइपोल की हम एक्सियल लाइन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं एंड इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, एंड दोनों के सेपरेट आर्टिकल्स से अगर हमें एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता तो उसके पास लिए हमारे पास फॉर्मूला आता था 2p/4πε0 r³। ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते थे इक्वेटोरियल लाइन में तो हमारे पास फॉर्मूला आता था p/4πε0
आर क्यूब। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। यही वाला फॉर्मूला हमारे पास आता था पी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और नेगेटिव साइन क्यों लगता था, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास आती थी वो डायपोल की डायरेक्शन के अपोजिट आती थी, ठीक है। ई का फॉर्मूला ये आता था और ई और पी की अपोजिट डायरेक्शन थी, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगता था। सो माइनस पी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ फ्रीक्वेंसी इज 0.5 हर्ट्ज। सो अब यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, 0.5 हर्ट्ज गिवन है, और हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है सिंपल पेंडुलम की। तो सिंपल पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है। और टाइम पीरियड को हम 1 बाई फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, सो इट विल बी 1 बाई न्यू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। फर्दर इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फ्रीक्वेंसी तो हमें गिवन है 1 बाई 0.5 आ जाएगा, पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा देंगे, ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 2, और ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। नाउ वी विल डू स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर एल बाई जी, and we have to calculate L. So L will be G divided by पाई स्क्वायर। G की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 9.8 और 3.14 का स्क्वायर कर देंगे, इट विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 9.8। सो ये हो जाएगा 9.8 डिवाइड बाय 9.8, इट विल बी 1 मीटर। सो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम विल कम आउट टू बी 1 मीटर। So here option 4 will be correct, 1 मीटर। सो इसमें सिंपल आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए था। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। सिंपली न्यू की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करके वी कैन इजीली कैलकुलेट हेयर एल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल द मॉलिक्यूल हैज इंट्रिंसिक डायपोल मूवमेंट, नो इंट्रिंसिक डायपोल मूवमेंट, वीक डायपोल मूवमेंट या परमानेंट डायपोल मूवमेंट। सो हेयर इट विल बी नो डायपोल मूवमेंट, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। डायपोल मूवमेंट किसमें होती है, पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिसके नेगेटिव और पॉजिटिव को हम सेपरेट कर सकें, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिसमें हम इनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता, ठीक है। तो अगर है ही नहीं सेपरेशन तो कहीं डायपोल मूवमेंट भी नहीं आएगी, क्योंकि डायपोल मूवमेंट क्या होता है, दो चार्जेस और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। सो देयर विल बी नो इंट्रिंसिक डायपोल मूवमेंट। Next is the relation between average energy of vibration and temperature is, so it will be directly proportional to T, 3/2 kT के इक्वल होता है, वो हमने किया था। सो E proportional to T होगा। नेक्स्ट देखो, विच लॉ ऑफ केपलर कैन बी अंडरस्टूड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विच इज वैलिड फॉर एनी सेंट्रल फोर्स। तो फर्स्ट लॉ तो केपलर का ये कहता था कि जो भी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं दैट आर रिवॉल्विंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है। जो थर्ड लॉ था उसका वो ये कह रहा था कि टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। तो मतलब टाइम और इसमें रिलेशन हमें दिया हुआ था थर्ड लॉ में। लेकिन जो सेकंड लॉ था एरियल वेलोसिटी वाला, उसने कहा था कि कितना एरिया जो है इक्वल टाइम में इक्वल एरिया वो स्वीप करेगा, कुछ इस टाइप का था। तो वही एंगुलर मोमेंटम से हमारा रिलेटेड होता है, वही सेकंड लॉ। तो इसका आंसर होगा लॉ ऑफ एरियाज, ठीक है। लॉ ऑफ एरियाज भी कह सकते हैं इसको, या केपलर का जो सेकंड लॉ था वो भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो कहता था कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगा। नेक्स्ट है, गामा इज द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, व्हाट इज द वैल्यू फॉर गामा ऑफ गामा फॉर एयर। सो एयर के लिए फिक्स वैल्यू होती है 1.4, ये आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ पेरियोडिक इज स्मॉल देन इट इज कॉल्ड। तो देखो, जब एक बॉडी ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, ऑसिलेट कर रही है, तो हम कब कहते हैं ये एक बॉडी है, इसको हम यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गए और हमने एक्सट्रीम पोजीशन से इसे डाउनवर्ड छोड़ दिया, तो ये क्या करेगी, ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगी। लेकिन ऑसिलेट हम तब कहेंगे अगर ये थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है, ठीक है, या अगर फ्रिक्वेंसी बहुत स्मॉल है, बहुत कम टाइम पे आ जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन अगर ज़्यादा ये बढ़ जाती है तो हम उसे वाइब्रेशन कहते हैं। रिपीटिंग मतलब रिपीट हो रही हो, रिपीटिंग तो होती है पेरियोडिक में, ठीक है, पेरियोडिक है तो रिपीट तो होगा ही। नेक्स्ट है डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब होता है कि टाइम के साथ एनर्जी कम हो रही है। तो सिंपली जो इसका ऑप्शन होगा इट विल बी ऑसिलेशन, की व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेरियोडिक इज स्मॉल देन इट इज कॉल्ड
oscillation. Next, which statement is false in case of Coulomb law? So it is first is it is true when one charge is positive and another is negative. तो ये सही बात है, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव चार्ज हो तो कूलम लॉ ट्रू होता है. और इट इज़ ट्रू व्हेन बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव बोथ चार्जेस आर नेगेटिव. या जब बोथ चार्जेस पॉजिटिव हो तब भी कूलम लॉ एप्लीकेबल होता है. जब बोथ चार्जेस आर नेगेटिव इवन देन कूलम लॉ इज वैलिड. बट फोर्थ ऑप्शन सेज इट इज़ ट्रू ओनली व्हेन बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव. मतलब इसने ओनली वर्ड यहाँ पे लगा दिया कि इट इज़ ट्रू ओनली व्हेन बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव. ओनली जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे तभी वो वैलिड होगा. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कूलम लॉ की. सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि जब पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तब भी कूलम लॉ वैलिड होगा, नेगेटिव नेगेटिव होंगे तब भी कूलम लॉ वैलिड होगा, और एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा तब भी कूलम लॉ इक्वली वैलिड होगा. कूलम लॉ इज वैलिड फॉर लाइक और अनलाइक चार्जेस बोथ इक्वली. नाउ नेक्स्ट इज द फोर्स ऑफ ऑसिलेशन इन केस ऑफ स्मॉल डैम्पिंग. एम्पलीट्यूड बताना है फोर्स ऑफ ऑसिलेशन का, इसकी बहुत डेरिवेशन है तो इसमें अभी आप डायरेक्ट फॉर्मूला देख लो. यहाँ पे ये वाला होता है, ये लर्न कर लेना है. F0/m W² माइनस WD का स्क्वायर. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब कर लेंगे अलग से आर्टिकल. नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर. तो एक यूनिफॉर्म वायर है लॉन्ग स्ट्रेट, इसके लिए भी आर्टिकल था हमने किया था. तो ये r डिस्टेंस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, λ/2πr एप्सिलॉन नॉट. ये होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड. और n वेक्टर क्यों लगाया, ये डायरेक्शन देने के लिए. सो यहाँ ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा. फर्स्ट ऑप्शन में ऊपर 2 है नीचे नहीं है, सेकंड ऑप्शन में नीचे 4 है, थर्ड ऑप्शन में कुछ है ही नहीं. सो ये करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेव नंबर. देखो एंगुलर वेव नंबर क्या होता है, फेज चेंज डिवाइड बाय पाथ डिफरेंस. ठीक है, एंगुलर वेव नंबर k क्या होता है, 2π/λ कहते हैं. लैम्डा क्या हो गया, पाथ डिफरेंस. और लैम्डा पाथ डिफरेंस कवर करने के लिए ये पूरा लैम्डा होता है. तो लैम्डा पाथ डिफरेंस कवर करने के लिए जो फेस चेंज हुआ, एंगल जो लगा वो कितना लगा, 2π. तो ये क्या होता है, फेस चेंज बाय में पाथ डिफरेंस. फेस चेंज ये एक एंगल है, एंगल की क्या होगी, रेडियन में. और पाथ डिफरेंस किस में मेज़र करेंगे हम, मीटर में. तो इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर मीटर. नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए होता है. यहाँ से इसकी इलेक्ट्रिक यूनिट SI यूनिट आएगी. ई की क्या होता है, न्यूटन पर कूलम. और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर. तो फाई की यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर. सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन SI यूनिट. तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हम किसको बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को. k होता है ना, k की वैल्यू होती है 1/4π एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट आता है इसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. और इसकी वैल्यू हमें क्या पता है, क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12. ठीक है, ये वैल्यू होती है. तो यहाँ पे देखो 14 है 19 है, तो ये तो दोनों पहले ही एलिमिनेट हो गए. 2 हैं इसमें, ये नहीं है देखो. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा. यूनिट भी देख सकते हो. देखो यूनिट ना भी देखो तो यहाँ डायरेक्ट ही सही हो रहा है आंसर, लेकिन यूनिट भी आप लोग देख सकते हो. F इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r². यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, फोर्स को इधर ले आओ, तो यूनिट क्या बनेगी, ऊपर Q1 Q2 की क्या है, कूलम स्क्वायर. नीचे क्या है, r² की मीटर स्क्वायर. तो मीटर की -2 हो जाएगी ऊपर जाके, और फोर्स नीचे आएगा तो उसकी न्यूटन बनेगी, और ऊपर आके न्यूटन पर मीटर बनेगी, तो पर न्यूटन बनेगी. सो इट विल बी कूलम स्क्वायर मीटर -2 and -1. सो हेयर ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स. कंडक्टर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट कांस्टेंट थॉट आउट. गलत है, क्योंकि एक चार्ज कंडक्टर है, उस पर हर जगह क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है. इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सम वैल्यू. ये भी गलत है, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर तो क्या होता है, 0 होता है. द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बिकॉज
कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो होते हैं जिन पे चार्ज बाहर रिसाइड करता है, सरफेस पे रिसाइड करता है, और अगर चार्ज सरफेस पे रिसाइड कर रहा है तो इसके अंदर चार्ज की वैल्यू ज़ीरो होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है और v की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, चार्ज अंदर ज़ीरो होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉर्मल टू द सरफेस, तो ये भी गलत है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो होगा अंदर। सो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट हेयर कि अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम, ये सही होगा, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट वेरी करती है, ठीक है। बाकी है डिस्टेंस वेलोसिटी के साथ वेरी करती है, एम्पलीट्यूड के साथ वेरी करती है, सो दैट डजंट मीन गिव अ मीनिंगफुल आंसर। सो ऑप्शन थर्ड इज राइट हेयर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विद time. Now moving to our next question and last question of this session, it is the phase constant of simple harmonic motion is dependent on. So phase constant simple harmonic motion का किस पे डिपेंड होता है? टाइम पे डिपेंड होता है, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक जैसे एयर का हमने किया था, एयर का गामा की वैल्यू क्या होती है? 1.4। फेस कांस्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन का किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये आज के 20 क्वेश्चंस थे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू एंड आई होप दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर you for your upcoming exam of PGT physics. If you like this video, then please don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you and have a nice day.